नमस्ते सभी को। हिंदी बाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण यानी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वाच्य यानी जो वाच्य होता है वो परीक्षा में वाच्य से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि आपने ठीक तरीके से इसको समझा तो इसमें से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलो देखते हैं। देखो, जो ये वाच्य होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। क्या होता है? कथन। यानी वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथन। अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ किससे भाई? कथन से है। किससे है? कथन से। अर्थात क्रिया, यानी वाच्य का जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है? क्रिया। तो अर्थात क्रिया के द्वारा कहे गए कथन को क्या कह देते हैं? वाच्य कहते हैं। कहे गए कथन को क्या कह देते हैं? वाच्य कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई, क्योंकि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथन। अर्थात क्रिया के द्वारा कहे गए कथन को हम क्या कह देते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कह देते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है। आगे अगर बात करें, हाँ, वाक्य में जब क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण, क्रिया के क्या बताओ? लिंग वचन का निर्धारण कर्ता, कर्म और भाव, यानी या तो लिंग वचन का निर्धारण किसके माध्यम से हो गया? कर्ता के माध्यम से, या फिर किसका होगा बताओ? कर्म के माध्यम से, या फिर किसके? भाव। जिस किसी के अनुसार क्या बताओ? अनुसार किसका? क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण प्रयुक्त होता है उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं? वाच्य कहते हैं। तो देखो, इसके अंदर यही होता है कि जो कोई भी वाक्य उसके अंदर जो क्रिया होती है उस क्रिया का निर्धारण यदि कर्ता के अनुसार होगा तो वहां कर्तरीवाच्य होगा, और यदि क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। और यदि क्रिया का निर्धारण कर्ता और कर्म से नहीं होकर किसी भाव के माध्यम से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। क्या कहेंगे? भाववाच्य। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बताओ? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कथन। अर्थात क्रिया के द्वारा कहे गए कथन को ही हम क्या कह देते हैं? वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जब क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता, कर्म और भाव जिस किसी के अनुसार प्रयुक्त होता है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? वाच्य। क्या कह देते हैं? वाच्य। तो वाच्य के कितने भेद हुए भाई? 3। लिखो, वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तरीवाच्य। क्या होता है? कर्तरीवाच्य। दूसरा होता है क्या बताओ? कर्मवाच्य। और तीसरा होता है क्या बताओ? भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। बताओ कौन कौन से? कर्ता, कर्म और क्या? भाव। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और क्या बताओ? भाववाच्य। ठीक है। तो अब हम एक एक को समझते चले जाएंगे। आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्तरीवाच्य है या नहीं है, या कौन से वाक्य में कर्मवाच्य है या नहीं है, या कौन से वाक्य में भाववाच्य है या नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल ये इसी तरह आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे हम कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य, इसका अर्थ यह होता है कि यदि क्रिया का निर्धारण, किसका निर्धारण, क्रिया का निर्धारण किसके माध्यम से होता है, यानी जो भी वाक्य उसमें क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण यदि किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कर्तरीवाच्य। क्या कह देते हैं, कर्तरीवाच्य। तो इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कौन, कर्ता प्रधान हो, तो उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। यानी यदि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तरीवाच्य कहते हैं। एक तो ये कहेंगे। दूसरा ये हुआ कि यदि वाक्य में क्रिया के, क्या बताओ, किसका, लिंग वचन का निर्धारण, किसका, क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हो, तो उसे क्या कह देते हैं, कर्तरीवाच्य। हां, जब किसी वाक्य में वाक्य की क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, के अनुसार होता है, तो उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। क्या कह देते हैं, कर्तरीवाच्य कहते हैं। बिल्कुल याद रखना है आपको क्या, कि यदि किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तरीवाच्य। यानी अगर मान लो कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी, पुल्लिंग। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी होगी, बहुवचन। और यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया कैसी होगी, एक वचन। तो जो कर्ता के लिंग वचन होंगे वही किसके होंगे, बताओ, क्रिया के। अर्थात क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण जहां किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कर्तरीवाच्य। क्या कह देते हैं, कर्तरीवाच्य। अब लिखो इसकी पहचान, किसके, कर्तरीवाच्य की। क्या लिखेंगे, पहचान। ये ध्यान रख लेना, ठीक है, कि कर्तरीवाच्य की क्या पहचान होती है, ये याद रखोगे। लिखो, जब वाक्य में कर्ता के साथ जब वाक्य में, क्या बताओ, कर्ता के साथ, ये ध्यान रखना है, कोई कारक चिन्ह, कोई कारक चिन्ह नहीं जुड़ा हो अथवा केवल ने, कारक चिन्ह में कह देते हैं परसर्ग, परसर्ग लगा हो, तो वहां कर्तरीवाच्य होता है। तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तरीवाच्य होता है। समझना यह है कि इसमें कर्ता में, यानी इसमें कर्ता के साथ ने के अलावा कोई भी कारक चिन्ह यदि नहीं लगा हुआ है तो वहां कौन सा वाच्य करना है, कर्तरीवाच्य। यानी केवल लग सकता है तो क्या लग सकता है, ने लग सकता है, इसके अलावा कोई नहीं लग सकता है ना। तो जब कोई भी कारक चिन्ह नहीं जुड़ा हो या फिर जुड़ा हो तो केवल क्या बताओ, ने। तो वहां कौन सा, हां, वहां कर्तरीवाच्य होता है। बिल्कुल, जब वाक्य में कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं जुड़ा हो अथवा केवल ने परसर्ग लगा हो, यानी केवल कारक चिन्ह जुड़ेगा तो कौन सा लगेगा, ने के अलावा इसमें कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, केवल ने को छूट देंगे। तो जब वाक्य में कर्ता के साथ ने के अलावा कोई भी कारक चिन्ह नहीं हो तो वहां हम कौन सा वाच्य करेंगे,
कर्तृवाच्य करेंगे। क्या करेंगे? कर्तृवाच्य करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात। एक कभी कभी वो आजकल पूछने लग जाता है कि कर्ता कारक के बारे में क्या है, संगत है। ठीक है, तो इसमें ये हो सकता है कि कर्तृवाच्य में किसमें? कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, या हम कह सकते हैं कर्म का होना कोई आवश्यक नहीं है, कर्म हो भी सकता है। कर्तृवाच्य में क्या है बताओ? कर्म हो भी सकता है। और नहीं भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहां कर्म हो भी सकता है और क्या बताओ? नहीं भी हो सकता है, यानी कर्म की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। ठीक है, यानी कर्तृवाच्य में क्रिया कैसी? अकर्मक एवं सकर्मक दोनों हो सकती है। तो यहां कर्म का होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और क्या बताओ? नहीं भी हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। अब आप एग्जाम लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, बस आपको तो केवल एक ही बात याद रखनी है, कर्तृवाच्य में आपको कर्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्ता। कर्ता तो जरूर मिलना ही है, कर्तृवाच्य में आपको कर्ता मिलेगा और उस कर्ता के साथ आपको कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ मिले, केवल ने की छूट है। तो समझ लेना वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। तो लिखो इसमें, हाँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बताओ वाक्य में कर्ता कौन है? बच्चे। इनके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कर्ता है वाक्य में कौन बताओ? बच्चे, और किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अरविंद अखबार पढ़ रहा है। अरविंद क्या पढ़ रहा है? अखबार। तो बताओ इस वाक्य में कर्ता, कर्ता कैसे ढूंढते हैं वाक्य में? यानी क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करते? बताओ कौन पढ़ रहा है? अरविंद। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। तो बच्चे और अरविंद दोनों क्या है बताओ? कर्ता, और इनके साथ कोई कारक चिन्ह क्या बताओ? नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो जब वाक्य में कर्ता हो और उसके साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो, तो हम कह देंगे वहां कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। कौन सा है? कर्तृवाच्य। हाँ, सीता चाय पी रही है। सीता क्या? चाय। तो वाक्य में बताओ कर्ता कौन है? सीता। क्या पी रही है? चाय पी रही है। मनोज गीत गाएगा। मनोज क्या गाएगा भाई? गीत गाएगा। मनोज गीत क्या गाएगा? अब इधर देखो, हमने कर्तव्यवाच्य के अंदर क्या पढ़ा है कि क्रिया का लिंग वचन का निर्धारण किसके अनुसार होता है? कर्ता के। देखो इसमें कर्ता कौन है? बच्चे। बताओ एक वचन में या बहुवचन? बहुवचन में। तो क्रिया भी बहुवचन में आई, क्योंकि अगर केवल एक छात्र होता कि बच्चा तो खेल रहा है और बच्चे तो बहुवचन हो गया, तो क्रिया भी किसमें? खेल रहे हैं, और पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग में आया। अब देखो इधर सीता चाय पी रही है, अगर यहां मोहन होता तो मोहन चाय पी रहा है, यानी रही है नहीं, क्या आता? रहा है, क्योंकि मोहन क्या हो जाता? पुल्लिंग। अब सीता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है? सीता के अनुसार। यही तो पढ़ाया था कि कर्तृवाच्य के अंदर, ठीक है नहीं, जब कर्तृवाच्य होता है
तो क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। तो कर्ता यहां स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी आ गई, स्त्रीलिंग। यहां बताओ मनोज क्या है, बताओ पुल्लिंग, तो गाएगा। अगर यहां मनोज की जगह हम किसी लड़के स्त्रीलिंग नाम लिख देते, सीता गीता, तो गाएगा की जगह क्या हो जाती, गाएगी। क्या हो जाता, गाएगी। तो बिल्कुल आपको कर्तरी वाच्य में केवल क्या ध्यान रखना है कि वाक्य में आपको कर्ता देखना है और उस कर्ता के साथ, ठीक है, ने के अलावा कोई कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे एक नोट लिखोगे आप, नोट, और इसको ध्यान से समझोगे। यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग कह दो, चाहे इसे कारक चिन्ह कह दो, एक ही बात है। परसर्ग को हम क्या कह देते हैं, कारक चिन्ह। यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, ने परसर्ग लगा हो, तथा कर्म क्या है बताओ, हां निर्जीव हो, और कर्म क्या, कर्म निर्जीव। यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा हो और कर्म क्या बताओ, निर्जीव हो, तो क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, परंतु वहां कर्तरी वाच्य ही होता है। क्या होता है, कर्तरी वाच्य ही होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तरी वाच्य ही होता है। तो ये बिंदु आपको मिलेगा वहां, बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा हो और कर्म क्या हो बताओ, निर्जीव हो, कर्म क्या हो बताओ, निर्जीव, तो क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण किन के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार, परंतु वहां कर्म वाच्य नहीं, आपको क्या करना है, कर्तरी वाच्य। ठीक है, जैसे प्रदीप ने कहानी सुनाई, क्या लिखा हुआ है, प्रदीप ने कहानी सुनाई। अब देखो प्रदीप तो पुल्लिंग है, लेकिन यहां सुनाई क्रिया है, वो कहानी के कारण आ रहा है। ठीक है ना, अगर कहानी की जगह यहां गीत होता कि प्रदीप ने गीत, तो सुनाई थोड़ी आता, क्या आता, सुनाया। तो क्या याद रखना है कि प्रदीप ने कहानी सुनाई। अब ये जो क्रिया का जो लिंग का निर्धारण है वो किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार। लेकिन मैंने क्या नोट लिखाया है कि ये यदि कर्ता के साथ क्या लग गया, यहां ने, क्या लग गया, ने, और कर्म क्या है बताओ, निर्जीव, तो वास्तव में क्रिया का निर्धारण तो कर्म के अनुसार होता है, लेकिन यहां कर्म वाच्य नहीं करना, आपको कौन सा वाच्य करना है, कर्तरी वाच्य। क्योंकि मैंने कहा था ना कि पहले आपको कर्ता देखना है और कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, परंतु यदि ने लगा है तो भी आपको कौन सा वाच्य करना है, कर्तरी वाच्य। कौन सा, कर्तरी वाच्य। और देखो दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अनीता ने दूध पिया। क्या लिखा है, अनीता ने दूध पिया। अब पीने वाली तो कौन है बताओ, अनीता। अनीता स्त्रीलिंग है, लेकिन यहां क्रिया क्या आ रही है बताओ, पुल्लिंग, क्योंकि क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है, दूध, परंतु अनीता के साथ क्या लगा हुआ है, ने। तो इस तरह के वाक्यों में आप विशेष ध्यान रखोगे। बताओ क्या लिखा हुआ है नोट में कि यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा हो और कर्म क्या हो बताओ, निर्जीव हो, तो क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है, परंतु वहां क्या है बताओ, कर्तरी वाच्य आपको मानना है, कर्म वाच्य नहीं है।
तो अनीता ने दूध पिया। अब देखो यहां यदि क्रिया बदलेगी तो अनीता से नहीं बदलेगी, दूध से बदलेगी। यदि दूध की जगह चाय तो फिर पिया नहीं पी, ठीक है ना। यहां कुछ भी बदलो, अनीता लिख दो, मोहन लिख दो, पिया ही आएगा। अनीता ने दूध पिया, मोहन ने दूध पिया, क्योंकि क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है, दूध के। लेकिन ऐसे वाक्यों में आप विशेष ध्यान रखोगे, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं कि यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा हो, निर्जीव कर्म हो। तो ये कहानी और दूध दोनों कर्म कैसे हैं, निर्जीव। तो यहां भी आपको कौन सा वाच्य करना है, कर्तृवाच्य, है ना। हाँ, राजेश ने मिठाई खाई, राजेश ने क्या बताओ, मिठाई खाई। तो राजेश ने खाया नहीं आया, मिठाई के कारण स्त्रीलिंग आई है क्रिया। तो बिल्कुल इस तरह आप, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि से, इसमें आप विशेष ध्यान रखोगे कि यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा है, निर्जीव कर्म है, तो क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। लेकिन वहां कर्म वाच्य ने करके आपको क्या करना है बताओ, कर्तृवाच्य। ठीक है, चलो नोट नंबर 2। ये और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यदि कर्ता के साथ ने, परसर्ग कर लो कारक चिन्ह, यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा हो तथा सजीव, वहां तो निर्जीव था, यहां सजीव कर्म के साथ को परसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, को परसर्ग लगा हो, तो क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण भाव के अनुसार होता है, ना तो कर्ता के अनुसार होता है, ना कर्म के अनुसार। किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है। परंतु यहां भाववाच्य न होकर, क्या, भाववाच्य न होकर कर्तृवाच्य ही होगा। आपको तो यह ध्यान रखना है, कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो अपन को कर्तृवाच्य ही करना है, बल्कि यहां वास्तव में क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार नहीं होगा। किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, सॉरी, भाव के अनुसार। जैसे राम ने रावण को मारा, तो अब क्रिया जो है ना तो राम के कारण है ना रावण के कारण है, ये भाव के कारण है। जैसे अभी मैं चेंज करता हूं, सीता ने गीता को, अब देखो दोनों स्त्रीलिंग आए, क्रिया अब भी मारा ही आएगी, क्योंकि भाववाच्य में हमेशा क्रिया बताओ पुल्लिंग और एक वचन भी होती है, वो आप छोड़ो। कहने का मतलब है कि अगर देखो कर्तृवाच्य जहां होता है तो वहां अगर हम कर्ता चेंज करते हैं तो क्रिया, यानी कर्ता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते हैं तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है। अब यहां देखो हमने दोनों बदल दिए, राम यहां पुल्लिंग था, सीता यहां स्त्रीलिंग है, रावण यहां पुल्लिंग कर्म है, यहां गीता क्या बताओ स्त्रीलिंग कर्म है, लेकिन क्रिया अभी भी वही आ रही है। इसका मतलब न तो कर्ता से बदल रही है ना कर्म से। किसके अनुसार आ रही है, भाव के अनुसार। लेकिन इन कंडीशनों में आपको यह रखना है कि यदि राम यानी कर्ता के साथ नेकारक और सजीव कर्म के साथ को जुड़ा हो तो भी हमें क्रिया कौन, सॉरी, हम तो भी हमें वाच्य कौन सा करना है, कर्तृवाच्य। क्या, कर्तृवाच्य, है ना। हाँ, गीता ने कविता को भगाया, पढ़ाया, कुछ भी आ जाए, तो यहां भी क्रिया क्या है बताओ,
इस तरह ही आएगी। ना तो ये गीता के कारण है, न कविता के अंदर है, क्योंकि अगर मैं यहां अशोक और मोहन लिखता तो भी अशोक ने मोहन को भगाया तो भी भगाया जाता। अर्थात कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं, यहां क्रिया का जो परिवर्तन है वो किसके अनुसार होता है, भाव के। लेकिन वाच्य तो आपको कौन सा करना है, कर्तरी-वाच्य। तो कर्तरी-वाच्य में आपको तीन बात, एक ही बात याद रखनी है कि यदि किसी वाक्य में, ठीक है, कर्ता हो और उसके साथ ने के अलावा कोई कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहां हमें क्या करना है, कर्तरी-वाच्य। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा वाच्य कौन सा, बताओ, कर्म-वाच्य। ठीक है, हाँ, नंबर 2, कर्म-वाच्य। तो जहां वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहां कर्म वाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण, क्रिया के क्या बताओ, लिंग वचन का निर्धारण कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। वहां कर्म वाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है। ठीक है, तो जहां वाक्य में कर्म प्रधान होता है, एक ही बात है, या हम कह सकते हैं कि हां, अर्थात क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण किसके अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कर्मवाच्य। क्या कह देते हैं, कर्मवाच्य। तो अब इसकी पहचान देखो। नंबर 1, पहचान पढ़ रहे हैं अपन, है ना, पहचान। कर्ता के साथ, या तो कर्ता होगा ही नहीं, या कर्ता होगा तो कर्ता के साथ से या के द्वारा, कौन सी बताओ, से या के द्वारा विभक्ति या परसर्ग लगा होता है। से या के द्वारा विभक्ति क्या बताओ, चिन्ह जुड़ा हुआ होता है। कर्ता के साथ क्या बताओ, से या के द्वारा, हां, विभक्ति लगी होती है। यानी या तो कर्ता होगा ही नहीं और कर्ता है तो उस कर्ता के साथ क्या होना चाहिए, से या के द्वारा। अगर से या के द्वारा नहीं होगा, कर्ता होगा तो कर्तरी-वाच्य होगा, या कर्ता होगा तो उसके साथ क्या लगेगा बताओ, से या के द्वारा। ठीक है, नंबर 2, कर्म का होना आवश्यक है। यानी इस वाक्य में कर्म होना जरूरी है। ठीक है ना, बिना कर्म के क्या होगा, अर्थात क्रिया क्या सकर्मक होती है। क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। यह भी आपको याद रखना है, क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। यानी उसमें तो दोनों हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है और क्या बताओ, अकर्मक भी हो सकती है। लेकिन यहां क्रिया केवल क्या होगी भाई, सकर्मक होगी। ठीक है ना, क्या होगी, सकर्मक। और तीसरी यह है कि क्रिया के अंत में, क्या, क्रिया के अंत में आ, ई और ए, मैंने आपको काल में पढ़ाया था ना। ठीक है, तो मैंने आपको सामान्य भूतकाल में पढ़ाया था कि आपको लास्ट में क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे, आ, ए। वर्षा हुई, ठीक है, वर्षा क्या हुई, लड़के क्या गए, मोहन आया।
तो यहां भी आपको क्रिया के साथ क्या है बताओ, आ ई ए है ना, जुड़ने के बाद ये जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ठीक है जाना क्रिया की फॉर्म आएंगे, यानी जाना क्रिया होती है ना उसके रूप आएंगे, जाना क्रिया के रूप है ना। तो जाना क्रिया के रूप क्या होते हैं, जाता, जाति, जाते, ये जाना क्रिया के रूप में। बताओ क्या आया, जाता, जाति और जाते, गया, गई, गए, गया, गई और क्या, गए, और जाएगा, जाएगी, जाएंगे, क्या, जाएगा, जाएगी और जाएंगे, है ना, जाएगा, जाएगी और जाएंगे, ये होने चाहिए। यानी ये शब्द क्रिया के अंत में आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना, क्या, ये शब्द आपको क्रिया के अंत में जरूर मिलेंगे। यदि ये शब्द मिलते हैं तो ही क्या है बताओ, वहां क्रमवाच्य होगा। जैसे मैं कहता हूं कि मोहन फुटबॉल खेलता है, ठीक है, मोहन क्या है बताओ, फुटबॉल खेलता है। अब ये मोहन के साथ कुछ नहीं लग रहा है तो एक कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। अब इस कर्तरी वाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, कर्मवाच्य में। तो इसमें कर्ता कौन है, मोहन। अब इसके साथ क्या है बताओ, से या के द्वारा लगेगा, तो मोहन के द्वारा और क्या है बताओ, फुटबॉल क्या खेली जाती है। तो वहां तो खेलता है, यहां खेली, यानी पहले तो क्रिया के साथ क्या जुड़ी, ई, और फिर जाना क्रिया की फॉर्म आ गई क्या बताओ, जाति, या ना, जाता, जाति। ये शब्दों पर आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, ये क्रिया के साथ आपको जरूर लगे मिलेंगे, है ना। क्या है बताओ, जाना क्रिया की फॉर्म में जाता, जाति, जाते, गया, गई, गए, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ये क्रिया के साथ जरूर जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो इनसे आप, और क्रिया कैसी होनी चाहिए, सकर्मक, क्रिया कैसी होनी चाहिए, सकर्मक। तो आप आसानी से ढूंढ लोगे कि ये वास्तव में कौन से वाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का। किसका है, कर्मवाच्य का। तो फिर से देखो कि कर्ता के साथ यदि कर्ता मिलेगा तो कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगी होती है, एक बात। दूसरी, कर्म का होना आवश्यक है, अर्थात क्रिया कैसी होती है, सकर्मक। और क्रिया के अंत में आ ए ई जुड़ने के बाद आपको क्या बताओ, जाना क्रिया के रूप मिलेंगे। बताओ कौन से, जाता, जाति, जाते, गया, गई, गए, जाएंगे, जाएगी, जाएंगे। तो वहां आपको कर्मवाच्य करना है। कौन सा वाच्य करना है, कर्मवाच्य। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखो, मोहन द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब बताओ इसमें कर्ता कौन है, बताओ मोहन। तो मोहन के साथ क्या लग गया, से या के द्वारा, क्या लग गया, से या के द्वारा। अब क्रिया क्या है बताओ, पढ़ना। अब पढ़ना क्रिया के साथ क्या जुड़ गया, अड़ा, तो क्या हो गया, पढ़ा। और जाना क्रिया की फॉर्म आ गया, क्या बताओ, जाता, जाति, जाते, जाता आ गया। तो हम कह देंगे क्योंकि इसमें, हां बिल्कुल सकर्मक क्रिया है, क्या पढ़ा जाता है, पाठ। तो पाठ यहां क्या है, कर्म। तो क्रिया भी सकर्मक, तीनों बातें मिलकर देखो। मोहन करता है जिसके साथ क्या लग गया, से या के द्वारा। क्रिया क्या है बताओ, सकर्मक। किसी भी वाक्य में कर्म कैसे ढूंढते, ध्यान रखना। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो कर्ता मिलता है। बताओ क्रिया कौन सी है इसमें, हां जाता है ना, पाठ पढ़ा, पढ़ा जाता है, क्या है बताओ, क्रिया है। तो कौन पढ़ा, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है बताओ, मोहन के द्वारा। क्या पढ़ा जाता है, पाठ। तो पाठ क्या है यहां, कर्म। क्या का जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, कर्म। तो क्रिया सकर्मक हो गई। तो मोहन द्वारा पाठ क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखो, देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, दीपक द्वारा पत्र क्या लिखा जाता है। आप तो क्रिया देख लेना कि आ जुड़ने के बाद जाना क्रिया की फॉर्म आएंगे, और कर्ता के साथ क्या लग गया, द्वारा लग गया। कर्ता के साथ क्या लग गया, द्वारा, बिल्कुल, है ना। नंबर 3, और क्रिया क्या होगी भाई, सकर्मक।
अशोक द्वारा कहानी सुनाई गई। तो क्या सुनाई गई? कहानी। ये लो, अब देखो क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार होता है? देखो पाठ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग आ गया, पत्र पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। अब यहां कहानी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी आ गई? स्त्रीलिंग। अशोक द्वारा कहानी क्या बताओ? सुनाई गई। और देखो लेख लिखा जाता है। अब देखो इस वाक्य में कर्ता नहीं है। क्या नहीं है? कर्ता। कोई जरूरी नहीं है वाक्य में कर्ता मिले, नहीं भी मिले। लेख कर्म है। क्या लिखा जाता है? लेख। लेख कर्म है तो क्रिया सकर्मक है। अब यहां जाना क्रिया की फॉर्म आ गई, क्योंकि लिखा जाता है क्रिया सकर्मक है। क्रिया क्या है बताओ? सकर्मक। और जाता जाती जाते हैं मैंने आपको बताई, इसमें क्या है बताओ? जाता है, लिखा जा रहा है। तो यहां भी कौन सा वाच्य होगा भाई? कर्म वाच्य। आदेश दिया जाएगा। अब इसमें भी क्या है बताओ? कर्ता नहीं है तो कोई बात ना है, कर्म होना चाहिए। आदेश दिया जाएगा तो जाएगा आगा ना, जाएगा जाएगी जाएंगे। हुक्म सुनाया गया, हुक्म सुनाया गया तो जाना क्रिया की फॉर्म आया ना, गई गए गए, गया गई गए, जाता है जाती है जाते हैं, जाएगा जाएगी जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रिया सकर्मक हो, जाना क्रिया की फॉर्म हो, तो वहां हम कौन सा वाच्य कर देंगे? कर्म वाच्य। और कभी भी कर्तरी वाच्य को हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के साथ से आके द्वारा लगा देते हैं। ठीक है। अपने आप में कहा ना कि मोहन फुटबॉल खेलता है, ये कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। इसको यदि कर्म वाच्य में लगाएंगे तो मोहन के साथ से आके द्वारा जोड़ देंगे, तो मोहन के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। ठीक है। अब कहें कि मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है, तो मूर्तिकार करता, इसके साथ कुछ नहीं, अब के द्वारा लगा दो कि मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति क्या गढ़ी जाती है। ठीक है। तो के द्वारा लग गया तो उधर जाना क्रिया की फॉर्म आ जाएगी। तो जाना क्रिया की फॉर्म को आप ध्यान रख लेना। ये अगर सकर्मक क्रिया के साथ लगी हुई है तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य। कौन सा? कर्म वाच्य। ठीक है। चलो तीसरा लिखते हैं, क्या बताओ? भाववाच्य। क्या? भाववाच्य। लिखो, जहां वाक्य में भाव प्रधान होता है, जहां वाक्य में भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण, क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है। वहां भाववाच्य होता है। ठीक है। तो लिखो, पहचान लिखो भाई इसकी। क्या लिखो? पहचान। तो बिल्कुल जहां क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण किसके अनुसार होता है? कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होकर भाव के अनुसार होता है, वहां कौन सा होता है? भाववाच्य। सबसे पहली पहचान ये होती है कि क्रिया अकर्मक होती है। क्या होती है? अकर्मक। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि
भाववाच्य वाले वाक्य में कर्म नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। तभी तो क्या है बताओ, क्रिया क्या होती है? अकर्मक। अर्थात कह सकते हैं कि कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। यानी क्रिया क्या होनी चाहिए? अकर्मक होनी। कर्म होगा तो वहां कर्म वाच्य होगा। तो भाववाच्य कब होगा? जब क्रिया क्या होगी? अकर्मक। क्या होगी? अकर्मक। ये ध्यान रखना है। और कर्तरीवाच्य कर्मवाच्य में क्रिया क्या होगी? सकर्मक। और भाववाच्य में क्रिया क्या होगी? अकर्मक। और कर्तरीवाच्य में दोनों हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। ठीक है ना? बिल्कुल। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है, कर्ता का होना आवश्यक नहीं है कि कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कर्ता का होना क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। बिल्कुल कि हो भी सकता है और क्या है? नहीं भी हो सकता है। कर्ता का होना क्या बताओ? आवश्यक नहीं है। यदि कर्ता है, यदि क्या बताओ? कर्ता है तो कर्ता के साथ क्या लगेगा? यहां वही से या के द्वारा। कर्ता के साथ क्या बताओ? से या के द्वारा लगा होता है। ये जो कंडीशन है यह तो सकर्मक में, उसमें भी है, कर्मवाच्य में भी। यानी वहां भी कर्ता का होना कोई जरूरी नहीं। यदि है तो उसके साथ क्या लगेगा? से या के द्वारा। अंतर इतना सा है कि वहां तो क्रिया सकर्मक होती है, यहां क्रिया क्या होती है? अकर्मक। कर्ता की कंडीशन दोनों में समान है, कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी। ठीक है ना? यानी कर्ता का होना कोई जरूरी नहीं। यदि है तो फिर उसके साथ क्या लगेगा? से या के द्वारा लगेगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब देखो, एग्जाम्पल। ठीक है? जैसे महेश द्वारा, अब करता है ये, अब यह पाठ नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे पढ़ा जाता है। महेश द्वारा क्या बताओ? पढ़ा जाता है। अगर यहां सीता होता तो सीता द्वारा भी क्या है बताओ? पढ़ा जाता है। क्यों कर्म तो है नहीं उससे, जिससे हम करें, है ना? हां, अंकिता द्वारा दौड़ा जाता है। तो दौड़ना क्रिया क्या है बताओ? अकर्मक। इन वाक्यों में कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म। अंकिता द्वारा क्या बताओ? दौड़ा जाता है। वृद्धा से बैठा नहीं जाता है। तो कर्ता कौन है इसमें? वृद्धा। अब उसके साथ से लग गया तो बैठा नहीं जाता है। ठीक है? गीता से लिखा नहीं जाता है, तो गीता कर्ता होगी, इसके साथ से तो लिखा नहीं जाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है नहीं आपको मिले ही मिले, ऐसे भी आ जाता है गीता के द्वारा क्या बताओ? लिखा जाता है, ये भी आ सकता है। लिखा नहीं जाता, ये भी आ सकता है। क्योंकि गीता के साथ से लगा देंगे। ठीक है? तो गीता से लिखा जाता है या गीता से लिखा नहीं। तो ये नकारात्मक भी हो सकता है वाक्य और सकारात्मक भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि नकारात्मक ही मिले आपको, तो केवल ये लगेगा। अब लिखा क्या नहीं जाता है? कर्म नहीं है कि पत्र आ जाए, निबंध आ जाए, पाठ आ जाए, तो फिर तो ये सकर्मक हो जाती। यहां कहने का मतलब यह है कि क्रिया के, वैसे लिखना क्रिया सकर्मक है, लेकिन यहां वो संभावना नहीं है, कर्म होना ही चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि हम जब क्रिया पढ़ते हैं ना तो लिखना क्रिया को हम सकर्मक में पढ़ते हैं, लेकिन वाच्य में कंडीशन भिन्न है। यहां कर्म होगा तभी क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। अगर संभावना है तो उसे अपन किस में रखेंगे? अकर्मक में। किस में रखेंगे? अकर्मक में। ठीक है? और देखो, अब थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो क्या पढ़ लिया जाए? ये तो है ही नहीं। ठीक है? तो कहने का मतलब वाक्य में कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, तो अब तो फिर भाववाच्य। अब थोड़ा क्या बताओ? पढ़ लिया जाए। हां, अब बैठ लिया जाए, ऐसे वाक्य भी आ सकते हैं। तो ये भी किस में है बताओ? भाववाच्य में है, सीधा है। अब बैठ लिया जाए। ठीक है ना? तो यहां बैठना भी क्रिया है, लिया और जाए संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब आराम किया जाए, ऐसे भी आ सकता है कि अब क्या है? आराम किया जाए।
तो इस तरह के वाक्य भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आराम किया जाए। हाँ, रानी से, अब रानी करता है तो से लग गया, चला नहीं जाता है, तो ऐसे वाक्य आ जाएं। तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है कि भाववाच्य में क्रिया कैसी होगी, अकर्मक, और यदि करता है तो उसके साथ क्या लगेगा, से या के द्वारा। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ, क्या बताओ, वाच्य। अब थोड़ा सा देखो, आपको ये समझना है कि कोई भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है तो उसको कैसे कर्मवाच्य में बदलते हैं और कैसे, क्या बताओ, भाववाच्य में। ठीक है, तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन क्या फुटबॉल खेलता है। अब ये जो उदाहरण है, ये अगर सीता यहां होती तो फुटबॉल खेलती है। इसका मतलब है कि क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो रहा है, और कर्तृवाच्य में हमने यही पढ़ा था कि वाक्य में कर्ता होगा, उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। तो मोहन यहां कर्ता, इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस बदलेंगे भाई, कर्मवाच्य में। तो यहां हम क्या करेंगे कि मोहन के साथ, किसके साथ, मोहन के साथ से या के द्वारा जोड़ेंगे। तो मोहन के द्वारा और फुटबॉल, क्या बताओ, खेली जाती है। तो अब फुटबॉल के अनुसार हो गया क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण, क्योंकि फुटबॉल स्त्रीलिंग है, तो क्रिया बताओ खेली जाती। और मैंने कहा था कि जाना क्रिया की इसमें फॉर्म आती है, तो ई जुड़ के क्या है बताओ, जाना क्रिया लग गई। अब ये जो वाक्य वो कौन से वाक्य में हो गया, कर्मवाच्य में। अब इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। किस में बदलना है, भाववाच्य में। तो भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता की कंडीशन तो वही है जो कर्मवाच्य में होती है। वहां अंतर यह होता है कि क्रिया को हमें क्या बनाना पड़ता है, अकर्मक। तो अकर्मक बनाएंगे तो फुटबॉल को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, फुटबॉल को। तो बताओ क्या बनेगा, ये मोहन के द्वारा, क्या बताओ, फुटबॉल ही नहीं है तो फिर खेला जाता है। मोहन के द्वारा खेला जाता है। मोहन के द्वारा क्या खेला जाता है। अब कई बार ये वाक्य हमें ऐसे लगते हैं जैसे इनका कोई अर्थ नहीं हो, ठीक है, लेकिन परीक्षा में इस तरह के उदाहरण आते हैं। अगर सही आपको ये जमाना है तो ऐसे कर दो कि लगे एक अच्छा अर्थ में वाक्य हो, तो मोहन और के द्वारा की जगह से लिख दो और खेला के साथ नहीं लगा दो, तो एक सही सा वाक्य आपको, तो भी वही बात है कि मोहन से खेला नहीं जाता है। तो ये कौन सा, दोनों ही वाक्य सही है, ये भी भाववाच्य का है और ये भी भाववाच्य का है। परीक्षा में तो ऐसे उदाहरण खूब आते हैं, लेकिन वैसे हम दैनिक व्यवहार में मोहन के द्वारा खेला जाता है, क्या खेला जाता है, कुछ लिख तो नहीं रहा, वाक्य का कुछ मतलब सा कम निकलता है अर्थ की दृष्टि से। तो हमने देखो वही चीज है, के द्वारा के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, से, और वाक्य को हम नकारात्मक में ले गए। लेकिन बच्चे रटते हैं कि नहीं मिल जाए तो भाववाच्य कर देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मोहन से खेला नहीं जाता है। इस तरह से हम किसी भी वाक्य को तीनों वाच्यों में बदल सकते हैं। तो कर्तृवाच्य में क्या याद रखना है कि कर्ता मिलेगा, उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होगा, हो सकता है तो केवल क्या हो सकता है, ने। कर्मवाच्य में क्या होगा, यदि कर्ता है तो उसके साथ क्या लगेगा, से या के द्वारा, और क्रिया क्या होगी, सकर्मक। और भाववाच्य में क्या है बताओ, वही कर्ता होना कोई जरूरी नहीं है, और करता तो उसके साथ क्या लगेगा, से, लेकिन क्रिया कैसी होगी बताओ, अकर्मक। कैसी होगी, अकर्मक। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था हमारा वाच्य। ठीक है, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इससे ज्यादा बाहर कुछ आपके होने वाला नहीं है। अगर आपको वाच्य परिवर्तन भी कराना हो तो फिर से ध्यान रख लेना, कर्तृवाच्य का उदाहरण है, यदि उसे कर्मवाच्य में जोड़ेंगे तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा देना। ठीक है, और यदि उसे भाववाच्य में तो क्रिया को सकर्मक की जगह क्या बना देना, अकर्मक बना देना, और कर्ता के साथ तो वही क्या लगेगा, से या के द्वारा। तो आसानी से आप वाच्य परिवर्तन भी क्या कर सकते हो। थैंक यू।